आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 5 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के भारत की विशेषता जबरदस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल थी। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते लोगों में नई जागृति पैदा हुई। जनता को इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक दुर्बलताओं की वजह से मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को उपनिवेश में बदल दिया है। समझदार भारतीयों लोगों ने अपने समाज की शक्ति तथा कमजोरी को जाना और उसकी कमजोरियों को दूर करने के उपाय भी खोजने लगे। भारत की बहुसंख्यक जनता ने पश्चिम के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया। इन लोगों ने परंपरागत भारतीय विचारों और संस्थाओं में अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी बात यह थी कि लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि अपने समाज में फिर से प्राण फूंकने के लिए आधुनिक पश्चिमी विचारों के कुछ तत्वों का आत्मसात करना पड़ेगा। मानवतावाद और विवेक पर आधारित सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान ने उन्हें खास तौर से प्रभावित किया। हालांकि इस बात पर लोगों में मतभेद था कि किस प्रकार के सुधार किए जाएं तथा कितना सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन 19वीं सदी के सभी बुद्धिजीवियों का विश्वास था कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों की तत्काल जरूरत है। अब हम राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। इस जागरण के मुख्य नेता राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता मानना एकदम उचित है। अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उसने सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक नवोत्थान के लिए राजा राम मोहन राय ने कठिन परिश्रम किया। समसामयिक भारतीय समाज की जड़ता और भ्रष्टाचार से उन्हें काफी कष्ट हुआ। उस समय भारतीय समाज में जाति और परंपरा का बोलबाला था। लोक धर्म अंधविश्वासों से भरा हुआ था। इसका फायदा अज्ञानी लोग और भ्रष्ट पुरोहित उठाते थे। उच्च वर्ग के लोग स्वार्थी थे और उन लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए सामाजिक हितों की बलि दी। राजा राम मोहन राय के मन में पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन प्रेम और आदर था, लेकिन वे यह भी सोचते थे कि केवल पश्चिमी संस्कृति से ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान संभव था। खास तौर पर वे चाहते थे कि उनके देश के लोग विवेकशील दृष्टि और वैज्ञानिक सोच अपनाएं तथा नर नारियों की मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें। वे यह भी चाहते थे कि देश में आधुनिक पूंजीवादी उद्योग आरंभ किए जाएं। राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट यानी मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। वे विद्वान थे और संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। युवा अवस्था में उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन, पटना में कुरान व फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। वे जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों तथा पंथों से अच्छी तरह परिचित थे। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। मूल बाइबल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखी। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट यानी एकेश्वरवादियों का उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवी देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। वे 1814 में कलकत्ता में बस गए और उन्होंने जल्द ही युवाओं के एक समूह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिनके सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा आरंभ की। तब से लेकर जीवन भर बंगाल के
हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार संघर्ष चलाया। विशेष रूप से उन्होंने मूर्ति पूजा, जात की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की, जिनकी धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी है। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने एक ईश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तकें लिखी। यद्यपि अपने दार्शनिक विचारों के समर्थन में उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत किया, तथापि अंततोगत्वा उन्होंने मानवीय तर्क शक्ति का सहारा लिया, जो उनके विचार से किसी भी सिद्धांत, पाश्चात्य या पाश्चात्य की सच्चाई की अंतिम कसौटी है। उनकी धारणा थी कि वेदांत दर्शन मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित है। किसी भी स्थिति में आदमी को तब धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और विरासत में मिली परंपराओं से हट जाने में नहीं हिचकना चाहिए, जब मानवीय तर्क शक्ति का वैसा तकाजा हो और वे परंपराएं समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हो। इस बात का उल्लेख जरूरी है कि राम मोहन राय ने अपने विवेकशील दृष्टिकोण का प्रयोग केवल भारतीय धर्मों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं रखा। उससे उनके अनेक ईसाई धर्म प्रचारक मित्रों को निराशा हुई, जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हिंदू धर्म की विवेकशील समीक्षा उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। राम मोहन राय ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें निहित अंध आस्था के तत्वों को भी विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा करते हुए उसको उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि ईसा मसीह के उच्च नैतिक संदेश को हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए, जिससे ईसाई धर्म प्रचारक उनके विरोधी बन गए। इस प्रकार राम मोहन राय का मानना था कि न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुसरण किया जाए। दूसरी ओर उन्होंने ये विचार रखे कि विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम पाश्चात्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजो रखना चाहिए। अतः उन्होंने चाहा कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने की यह प्रक्रिया एक बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया हो, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए। इस प्रक्रिया का अर्थ भारत पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं हो। इसलिए वह हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाने के विरोधी थे। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों को हिंदू धर्म और दर्शन पर अज्ञानपूर्ण आलोचनाओं का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति अत्यंत मित्रतापूर्ण रुख अपनाया। उनका विश्वास था कि बुनियादी तौर पर सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं कि उनके अनुयायी भाई भाई हैं। जिंदगी भर राम मोहन राय को अपने निडर धार्मिक दृष्टिकोण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। रूढ़वादियों ने मूर्ति पूजा की आलोचना तथा ईसाई धर्म और इस्लाम की दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रशंसा करने के कारण उनकी निंदा की। उन्होंने उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया। उनकी मां ने भी बहिष्कार करने वालों का साथ दिया। उन्हें विधर्मी और जाति बहिष्कृत कहा गया। उन्होंने 1828 यानी 1828 में ब्रह्म सभा नाम की एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया।
इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एक ईश्वरवाद की शिक्षा देना था। नई संस्था के दो आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। राम मोहन राय एक महान चिंतक और कर्मठ व्यक्ति थे। राष्ट्र निर्माण का शायद ही कोई पहलू था जिसे उन्होंने अछूता छोड़ा हो। वस्तुतः जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को अंदर रहकर सुधारने का काम आरंभ किया, वैसे ही उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए आधार तैयार किया। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनके आजीवन जिहाद का सबसे बढ़िया उदाहरण अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन था। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का काम आरंभ किया। एक ओर पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। दूसरी ओर उन्होंने लोगों की तर्क शक्ति, मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी। वह कलकत्ता के शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से उनके आत्मदाह के कार्यक्रम को त्याग देने के लिए समझाते बुझाते। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया जो इन कृत्यों पर कड़ी निगाहें रखें और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोकें। जब रूढ़िवादी हिंदुओं ने संसद को याचिका दी कि वह सती प्रथा पर पाबंदी लगाने संबंधी बैंटिंग की कार्रवाई को मंजूरी न दे, तब उन्होंने बैंटिंग की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से एक याचिका दिलवाई। वह महिलाओं के पक्ष के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की परवस्था की निंदा की तथा इस प्रचलित विचार का विरोध किया कि महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। उन्होंने बहुविवाह तथा विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना की। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाएं। राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन समझते थे। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वह 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आया था, मगर उसने सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना और उसकी अन्य शिक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए राम मोहन राय ने हेयर को अत्यंत जोरदार समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में 1817 से अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ ही यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। राम मोहन रॉय बंगाल में बंगला को बौद्धिक संपर्क का माध्यम बनाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। उन्होंने बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। अपने अनुवादों, पुस्तिकाओं तथा पत्र पत्रिकाओं के जरिए बंगला भाषा की एक आधुनिक और सुरुचि पूर्ण शैली विकसित करने में उन्होंने सहायता दी। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का राम मोहन राय प्रतिनिधित्व करते थे। एक स्वतंत्र और पुनरुत्थानशील भारत का स्वप्न उनके चिंतन और कार्यों का मार्गदर्शन करता था। उनका विश्वास था कि भारतीय धर्मों और समाज से भ्रष्ट तत्वों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर और एक ईश्वरवाद का वैदांतिक संदेश देकर वे भिन्न भिन्न समूहों में बटे भारतीय समाज की एकता,
का आधार तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जाति प्रथा की कट्टरता का विशेष रूप से विरोध किया, जो उनके अनुसार हमारे बीच एकता के अभाव का स्रोत रहा है। उनका ख्याल था कि जाति प्रथा दोहरी कुरीति है, उसने असमानता पैदा की है और जनता को विभाजित कर उसे देश शक्ति की भावनाओं से वंचित रखा है। इस प्रकार उनके अनुसार धार्मिक सुधार का एक लक्ष्य राजनीतिक उत्थान था। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान के प्रचार, तत्कालिक दिलचस्पी के विषयों पर जनमत तैयार करने और सरकार के सामने जनता की मांगों और शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिकाएं निकाली। वे देश के राजनीतिक प्रश्नों पर जन आंदोलन के परिवर्तक भी थे। बंगला के जमींदारों की उत्पीड़क कार्रवाई की उन्होंने निंदा की, जिन्होंने किसानों को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्होंने मांग की कि वास्तविक किसान द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम लगान को सदा के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए, जिससे वह भी 1793 में स्थायी बंदोबस्त से फायदा उठा सके। उन्होंने लाखीराज यानी टैक्स फ्री जमीन पर लगान निर्धारित करने के प्रयासों के प्रति भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने तथा भारतीय वस्तुओं पर से भारी निर्यात शुल्क को हटाने की मांग की। उच्च सेवाओं के भारतीयीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने, दूसरे के जरिए मुकदमों की सुनवाई और भारतीयों तथा यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता की भी मांग उन्होंने की। अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रों के बीच मुक्त सहयोग में राम मोहन राय का पक्का विश्वास था। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही लिखा है, राम मोहन अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली और हर जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन तथा हर प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता की खबर से वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश अमेरिका से 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आयरलैंड के दूरस्थ जमींदारों के उत्पीड़क राज्य में दयनीय स्थिति की उन्होंने निंदा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर संसद रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही तो ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे। सिंह की तरह राम मोहन राय निडर थे। किसी उचित उद्देश्य का समर्थन करने में वे कभी नहीं हिचकिचाए। सारी जिंदगी व्यक्तिगत हानि और कठिनाई सहन कर भी उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। समाज सेवा करते हुए उनका बहुधा अपने परिवार, धनी जमींदार, शक्तिशाली धर्म प्रचारकों, उच्च अफसरों और विदेशी अधिकारियों से टकराव हुआ, मगर वे ना तो कभी डरे और ना ही कभी अपने अपनाए हुए रास्ते से विचलित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वे भारतीय आकाश के सबसे चमकीले सितारे जरूर थे, मगर वे अकेले सितारे नहीं थे। उनके अनेक विशिष्ट सहयोगी, अनुयायी और उत्तराधिकारी थे। शिक्षा के क्षेत्र में डच घड़ी साज डेविड हेयर और स्कॉटिश धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डॉफ ने उनकी बड़ी सहायता की। अनेक भारतीय सहयोगियों में द्वारका नाथ टैगोर सबसे प्रमुख थे। उनके अन्य प्रमुख अनुयायी थे प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव और ब्रह्म सभा के प्रथम मंत्री ताराचंद्र चक्रवर्ती।
तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।